एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बता रही थी मैं आप लोगों को। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आर डिफाइंड एज द प्लॉट ड्रॉ बिटवीन द amount of gas adsorbed on a solid against the equilibrium pressure or concentration at constant temperature। यानी कि जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, तो उस टाइम पे जो आपको जो ग्राफ मिलता है, यानी कि जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो वो किसके बीच में बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट और प्रेशर के बीच में। यानी कि जो ग्राफ बनेगा आपका उससे आप क्या बोलते हो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इतना लिखा। यानी कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका प्लॉट बनेगा जी, सपोज कोई आप क्या कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में। तो जितना आपका प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप किस पे, कोई एडजॉर्बेंट पे, यानी कि जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, तो जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो ग्राफ आपका सीधा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर जितना आप अप्लाई कर रहे हो। या तो क्या होता है, ग्राफ पहले सीधा बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा कम होगा, फर्दर वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। एक केस में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि प्रेशर का थोड़ा कम अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका स्लोप बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, पहले धीरे 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 करके क्या होता है, अप्लाई होना शुरू होता है। और एक कंडीशन आपकी ऐसी आती है जिसमें आपका प्रेशर क्या होता है, आप कम करते हो कभी बढ़ाते हो, तो उस केस में क्या होता है, ग्राफ पहले कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आपका क्या है, जो टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर रहे हो उसमें आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होता है, जो आपको ग्राफ मिलता है उससे आप क्या बोलते हो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें आगे कंटिन्यू करके लिखो। Adsorption process is usually studied through graph known as adsorption isotherm. Graph known as adsorption isotherm. अब लिखो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली जो आपकी आइसोथर्म यानी जो थ्योरम होती है आपकी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर इसको दो टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, FREUNDLICH। फ्रेडरिक
एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और सेकंड है आपका लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, LANGMUIR। लिखा? और फर्स्ट हेडिंग डालो फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें लिखो द रिलेशनशिप बिटवीन pressure of the gas and amount adsorbed at the relationship between pressure of gas and amount adsorbed at constant temperature has been expressed by many equation। इतना लिखा आप लोगों ने? अब सपोज करो ये कोई आपका पार्टिकल है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस और नो? ठीक है, ये कोई आपका पार्टिकल है, ठीक है, इस पर आपने कुछ सब्सटेंस यानी कि आपका कोई सरफेस है आपका, इसमें आपने कुछ पार्टिकल्स डाल दिए हैं, ठीक है। जो ये पार्टिकल्स आपके होते हैं क्या होते हैं? आपके एड्सॉर्बेट होते हैं ना, एड्सॉर्बेट जो पार्टिकल्स हैं, और जिसके सरफेस पे आप डाल रहे हो आपका क्या होता है? एड्सॉर्बेंट। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एड्सॉर्बेंट है ना। तो अब क्या हो रहा है, जो आपका फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसमें क्या बोल रहा है, जो आपके पार्टिकल्स हैं आपके, तो जो पार्टिकल्स का क्या होता है? मास होता है, ठीक है, या फिर इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हो, फिर इसको मास भी कह सकते हो। दूसरा आपका क्या होता है? एड्सॉर्बेंट, ठीक है, एड्सॉर्बेंट यानी कि मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसको आप किससे डिनोट कर रहे हो? एक्स से, कहीं कहीं बुक में इसको डब्ल्यू भी बोल रखा है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होता है? ये आपका है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसे आप क्या बोलते हो? फ्रेडलिक आइसोथर्म कहते हो। यानी कि क्या होगा आपका? x इज इक्वल टू, साथ साथ लिखते भी रहो, x इज इक्वल टू मास ऑफ एड्सॉर्बेट और m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू मास ऑफ एडजॉर्बेंट, लिखा है ना। इतना लिखा। यानी कि क्या होता है, जब सरफेस पे कोई क्या होता है पार्टिकल चिपक जाता है ऊपर से, वो आपके क्या होते हैं एडजॉर्बेट होते हैं, जो कि आपका क्या है फ्रैक्शन ऑफ मास। ये आपका सरफेस है, इस पर कोई पार्टिकल चिपक गया ऊपर से, ठीक है, तो ये आपका क्या है सरफेस ऑफ मास किसका, एडजॉर्बेट का, जिसको क्या आपने क्या किया एक्स से डिनोट किया है या फिर डब्ल्यू से डिनोट किया है। वो क्या होता है आपके सरफेस पे आके चिपक जाते हैं, यानी कि जो आपका एडजॉर्बेंट है वो आपका क्या है m, यानी कि मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे आप, x अपॉन m इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन, देखिए आपका फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि जब हम क्या करते हैं प्रेशर और आपका क्या है फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट के यानी कि एडजॉर्प्शन के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि x बाई एम अपॉन आपका यहाँ पे आपका प्रेशर है, इनके बीच में हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उससे आप क्या बोलते हो, फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन थ्योरम। यानी कि क्या होता है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होता है जो आपका एडजॉर्प्शन होता है यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, P के। तो आप इसे ये भी कह सकते हो x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसके यहाँ पे इन्होंने पावर दे दी कि 1/n। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ जो आपके पार्टिकल साइज यानी कि जो आपका पार्टिकल का साइज़ है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर आपका जो सरफेस है एडजॉर्बेट का उस पर, यानी कि वो किस तरह का है, पतला है मोटा है या फिर कौन सा उसका शेप बनता है, उसके क्या होगा उस पर ये बेस होता है आपका जो n होता है, ठीक है। यानी कि जो नंबर्स ऑफ क्या होंगे आपके पार्टिकल साइज़ के होंगे उस पर, अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल साइज़ 2 है यानी कि x अगर आपका 2 है अपॉन m यानी कि कोई चीज़ आपके पास है जो कि क्या है कितने, अगर किलो में बात करो 5 किलो की होगी या 10 किलो की, तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ जो आपके क्या हो गए पार्टिकल साइज़ हो गई वो आपके 2 हो गई अपॉन आपका 10 हो गया। जहाँ जैसे जैसे आपके नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होंगे आपके जो मास है वो कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो 10 ही है ना आपका, इससे कम तो होगा नहीं। यानी कि सिर्फ क्या होता है आपके नंबर ऑफ जो पार्टिकल साइज़ है वो बढ़ते हैं, 2 है बाद में आपका 4 हो जाएगा, अगर हम आप उसमें ज़्यादा पार्टिकल डाल रहे हो तो वहाँ पे वो 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आपने क्या लिखा है x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पावर इसकी 1/n, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो x अपॉन m इज इक्वल टू k p 1/n, ये आपका क्या है फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लिखा। यानी कि फ्रेडरिक ने क्या कहा था कि जब हम क्या करते हैं प्रेशर और फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो क्या एकदम सीधा मिलेगा, यानी कि हम जब उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका ग्राफ होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है ना।
यानी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपका फ्रैक्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। अब सेकंड लिखो, लैक्मियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लैक्मियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें लिखो, इन दिस थ्योरी the following assumption are made, ASSUMPTION, assumption are made। फर्स्ट लिखो, the surface of solid possesses fixed number of active site for the adsorption of gases, for the adsorption of gases। सेकंड लिखो, at max adsorption the gas layer that is found around the solid is 1 molecule thick, 1 molecule thick। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कह रहे हैं, जब आपका कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, सरफेस पे आके चिपक रहा है, जो कि आप क्या बोलते हो उसे एक्टिव साइट कहते हो, ठीक है ना। जो आपके किसके हैं, गैस के आपके जो पार्टिकल्स हैं उसकी बात हो रही है। दूसरा क्या होता है कि जब आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सरफेस में आके पहले चिपकते हैं, फिर क्या होते हैं अपने आप ही वो रिमूव हो जाते हैं। यानी कि कुछ क्या होते हैं हमारे सरफेस पे आके चिपक जाते हैं, कुछ क्या होते हैं अगर हम कुछ चीज़ को डालें तो वो ऑटोमेटिक ही फिसल करके बाहर गिर जाते हैं, उसे आप क्या बोलते हो, डिजॉर्प्शन कहते हो। यानी कि जब आप एड्जॉर्प्शन करते हो तो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं जो हमारे एड्जॉर्ब हो जा रहे हैं उसे आप एड्जॉर्प्शन कहते हो। जो पार्टिकल्स क्या होते हैं सरफेस पे नहीं चिपक करके रिमूव हो जाते हैं अपने आप ही, उन्हें आप क्या बोलते हो, डिजॉर्प्शन कहते हो, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है इसकी। थर्ड लिखो, the rate of adsorption proportional to number of site unoccupied, number of sites unoccupied। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the rate of evaporation ब्रैकेट में लिखो डिजॉर्प्शन, DESORPTION, डिजॉर्प्शन ब्रैकेट क्लोज, proportional to number of occupied side। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, ये कोई आपका क्या है, सरफेस है किसी चीज़ का, ठीक है, जिसका थोड़ा सा इस तरह से क्या है इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
तो जब क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पार्टिकल आके चिपक जा रहे हैं इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलते हो, एक्टिव साइट, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताई थी आपको एड्जॉर्प्शन, दूसरा बताया आपको डिजॉर्प्शन। इट मीन्स कि जब आप कोई पार्टिकल डाल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे आके चिपक गया। इट मीन्स इसने इसको क्या कर लिया, अपने आप में ले लिया, यहाँ पे है ना। तो ये आपका क्या होता है, इसने इसको एड्जॉर्ब किया है, इस सरफेस ने इस पार्टिकल को, तो वो आपका क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। बट कुछ केस में क्या होता है कि पार्टिकल आप डालते हो, वो यहाँ पे आता तो है, बट यहाँ पे वो फंसता नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो रिमूव होने लग जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है वो। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है उसका क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि वो ठहरा नहीं है आपके कहाँ पे, सरफेस पे। वो क्या हुआ, सरफेस पे आया बट बाहर निकल गया, तो वो क्या होता है, आपका डिजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसी पे बेस है आपका ये सेकंड मेथड। तो जो आपके एक्टिव साइड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, उसे आप क्या बोलोगे, एड्जॉर्प्शन बोलोगे। और जहाँ पे आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं, वो आपका क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका एड्जॉर्प्शन है ये आपका सपोज करो R1 है, ठीक है, और जो आपका डिजॉर्प्शन है वो आपका R2 है। एड्जॉर्प्शन क्या है, जहाँ पे पार्टिकल आपके एड्जॉर्ब हुए वो क्या है, आपका R1 है। और जहाँ पे पार्टिकल्स क्या हुए, आए थे लेकिन फिर चले गए, यानी कि वहाँ पे टिके नहीं वो आपका क्या है, डिजॉर्प्शन, जिसे कि आप क्या मान रहे हो, R2 मान रहे हो, ठीक है। तो अब लिखो R1 इज इक्वल टू रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और R2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। इतना लिखा। इतना लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब जो आपके एक्टिव साइड होते हैं, जहाँ पे आपके पार्टिकल आके क्या हुए थे, चिपक गए थे, यानी कि वो हटे नहीं, वहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने इस सतह पे अपने आप को रख दिया है, वो आपका क्या होता है, आप उसे थीटा कहते हो, ठीक है। थीटा मान के चलोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके पार्टिकल्स है वो इस एरिया पे क्या हो गए, फिल हो गए, है ना। यानी कि जब यहाँ पे फिल हो जाएंगे तो जो दूसरा पार्टिकल आएगा वो तो चिपकेगा नहीं, यानी कि ये स्पेस तो पूरा हो गया है, ठीक है। इसे आप क्या कहोगे, थीटा कहोगे। और जो आपका जो खाली वाला एरिया है, यानी कि जिसमें पार्टिकल ने आके चिपकना है अभी पर वो आया नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा, यानी कि इसे आप क्या बोलते हो, 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू विकेंट, यानी कि एम्प्टी, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू एक्टिव साइट, यानी कि जहाँ पे आपके क्या हो रहे थे, पार्टिकल फिल हो रहे थे। यानी कि जो आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका एक्टिव साइड यानी कि थीटा पे। और जो आपका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है, यानी कि जहाँ पे आपका क्या हुआ, पार्टिकल आए थे लेकिन चले गए थे, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका 1 माइनस थीटा, यानी कि विकेंट पे। अब लिखो R1 प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू P। लिखा। और R2 प्रोपोर्शनल टू थीटा। इतना लिखा।
तो अब हम मान के चल सकते हैं प्रोपोर्शनल का जब हम सिंबल हटाते हैं वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो लिखो k 1 माइनस थीटा इंटू पी। R1 इज इक्वल टू k 1 माइनस थीटा इंटू पी। पी क्या आपका यहाँ पे प्रेशर, और R2 इज इक्वल टू k थीटा। लिखा। अब जो हमने R1 इज इक्वल टू k 1 माइनस थीटा इंटू पी लिखा है, तो इस k को हम k1 मान लेते हैं। जो R2 इज इक्वल टू k थीटा लिखा है, इसको हम k2 मान लेते हैं। इतना लिखा। यस और नो? ठीक है। अब लिखो, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, k1 इंटू पी है ना, तो p माइनस k1 थीटा p। लिखा। R1 इज इक्वल टू k1 इंटू पी माइनस k1 थीटा p, और R2 इज इक्वल टू, तो सेम आएगा, है ना। अब आपका ये क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हम क्या कर रहे हैं, जब पार्टिकल्स हम इसमें डाल रहे हैं किसी भी सरफेस पे, तो क्या होता है, जितना पार्टिकल हमारा इसमें आता है, यानी कि जो एरिया भरना था वो तो फिल हो जाता है, बट कुछ एरिया क्या होता है, खाली होता है। तो यानी कि क्या होता है, जितना हमारा एड्जॉर्प्शन होता है उतना ही हमारा क्या होता है, डिजॉर्प्शन के दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसे हम इक्विलिब्रियम मानते हैं। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, एट equilibrium R1 इज इक्वल टू R2। क्यों? क्योंकि जितना हमारा एड्जॉर्प्शन हुआ है उतना ही हमारा डिजॉर्प्शन भी तो हुआ है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल्स थे कुछ तो आपके सरफेस पे रह गए, कुछ क्या हुए सरफेस से बाहर भी हैं, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो अब हम R1 में R1 की वैल्यू पुट करो, क्या था, k1p माइनस k1 थीटा p इज इक्वल टू k2 थीटा। लिखा। R1 की वैल्यू क्या है, k1p माइनस k1 थीटा p इज इक्वल टू R2 की वैल्यू k2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, थीटा है ना यहाँ पे, तो इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो लिखो k1p इज इक्वल टू k2 थीटा प्लस k1 थीटा p। इतना लिखा। अब k1p इज इक्वल टू, थीटा हमने कांस्टेंट ले लिया बाहर, तो क्या बचा आपके पास, k2 प्लस k1p। तो ये आपका क्या था, लैगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथ्योरम। इतना लिखा आप लोगों ने। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी लास्ट क्लास में, एक आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, दूसरा आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, बताया था ना, जिसे आप लोगों ने फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन कहा था।
तो जो आपका सेकंड मेथड मैंने बताया आपको लेग्यूमियर मेथड जो बताया मैंने, वो आपका किस पे बेस होता है, फिजिक्स ऑप्शन में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो प्रेशर है वो अप्लाई कर रहे हो हाथ से, यानी कि फिजिकली अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जो उससे पहला वाला था वो आपका केमिकली, आप उसमें क्या कर रहे थे, प्रेशर को अप्लाई कर रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखना कि जो फर्स्ट मेथड था आपका, कौन सा मेथड था, वो फ्रेडलिक मेथड था जो आपका, वो आपका किस पे बेस होता है, केमिज ऑप्शन पे बेस्ड होता है। और जो आपका लेग्यूमियर मेथड होता है वो किस पे बेस होता है, फिजिक्स ऑप्शन पे बेस्ड होता है। फर्स्ट में क्या था कि आप क्या कर रहे हो, जब हम क्या करते हैं, प्रेशर और आपका फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेडलिक थ्योरम। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने पे हमें जो ग्राफ मिलता है वो पूरा स्ट्रेट मिलता है। यानी कि जैसे क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है तो आपको जो फ्रैक्शन एडजॉर्प्शन होता है प्रोपोर्शनली होता है प्रेशर के, ठीक है ना। और दूसरे में क्या बताया था मैंने, दो चीज़ें याद रखना, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन। यानी कि जितना आपका पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहा है सरफेस पे, उसी हद तक क्या हो रहा है, वही पार्टिकल डिजॉर्ब यानी कि रिमूव भी हो रहा है सरफेस से। तो एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू डिजॉर्प्शन, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2, है ना। अब जो आपका एडजॉर्प्शन है, जहाँ पे आपका पार्टिकल एडजॉर्ब हुआ था, उसको आपने क्या बोला, एक्टिव साइड, जिससे कि आप क्या कर रहे हो, थीटा से डिनोट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, उस जगह पे आके बाइंड हो रहे हैं, यानी कि चिपक रहे हैं। और जो दूसरा आपका था 1 माइनस थीटा, यानी जो आपका क्या है, वीकेंट, यानी कि जो आपके पार्टिकल थे जो कि क्या हुए, सरफेस पे आके चिपकने थे, जिन्होंने चिपकना था वो क्या हुआ, वहाँ पे आके चिपके नहीं, वो बाहर चले गए, यानी कि रिमूव हो गए उस एरिया से। तो वो आपका क्या था, एम्प्टी हो गया वो एरिया। तो हम क्या करते हैं, जो आपका R1 होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वीकेंड के। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन प्रॉपरली क्या हो रहा है, आपका जो पार्टिकल्स है वो सरफेस पे नहीं आ रहे हैं। तो आपने क्या लिखा है, R1 इज इक्वल टू K1 ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा, यानी कि जो आपका वीकेंट है, इनटू प्रेशर जो आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सा, फिजियोजॉर्प्शन। और R में क्या लिखा है आपने, R2 इज इक्वल टू K2 थीटा। इन दोनों का आपकी वैल्यू पुट करनी है आपने, R1 इज इक्वल टू R2 में वैल्यू पुट कर लोगे। फर्दर क्या करोगे आप, थीटा को एक साइड लेके चले जाओगे। दूसरे में क्या आएगा आपका, K1P इज इक्वल टू थीटा, आप कांस्टेंट ले लोगे, और क्या वैल्यू रहेगी आपकी, K2 प्लस K1P। ये आपका क्या था, लेग्यूमियर एडजॉर्प्शन आइसो थ्योरम। और सिंपली अगर हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो इसमें क्या होता है, हम जैसे जैसे प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि मेनली क्या होता है आपके प्रेशर पे ही बेस होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो यानी कि क्या होता है, वो उसमें आपके ग्राफ अलग अलग तरीके से बनते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्राफ आपका ये बना, तो इसमें क्या हुआ, जब हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट करा, और जब हमने प्रेशर अप्लाई किया था, किसके बीच में आपका, इसको मैंने W/m लिखा है, आप इसको चाहे तो x/m भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जो कि आपका क्या था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन होता है जो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, पहले तो यहाँ से क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ है एकदम से, यानी कि हाई प्रेशर अप्लाई हुआ, फिर धीरे से क्या होने लगा, ये कम होने लगा आपका, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई किया, बढ़ा, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर ये बढ़ना शुरू हो गया, है ना, अलग अलग कंडीशन से। थर्ड में क्या हो रहा है, पहले ये बहुत स्लो चल रहा था, यानी कि प्रेशर तो हमने अप्लाई किया था, अब वो अगर हमने कम प्रेशर अप्लाई किया है टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद में, तो पहले क्या हुआ, धीरे 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 इसने बढ़ना शुरू किया, फिर एकदम से हाई जाके पहुंच गया, है ना। एक कंडीशन आती है कि क्या होता है, ये बढ़ता भी है, घटता भी है, बढ़ता भी है, घटता है, यानी कि हम जैसे जैसे उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो उसका ग्राफ प्लॉट हम करते हैं, उसमें जो आपकी कंसंट्रेशन आती है वो कैसी आती है, कभी हाई आएगी, कभी लो आएगी, कभी हाई आएगी, कभी लो आएगी, इस तरह से क्या होता है, इसमें चेंज होता रहता है। तो ये आपका क्या था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।